तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बिल्कुल नया है आपके लिए, इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, ये इंडक्शन क्या होता है। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है। क्या है? मैथमेटिकल टूल है जिसके थ्रू हम कुछ स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, कुछ स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। कैसे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, किसी को पता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस या कोई भी स्टेटमेंट किसको कहते हैं? स्टेटमेंट और सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? स्टेटमेंट या तो सही हो या गलत। हाँ, स्टेटमेंट कोई भी ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, यानी सस्पिशियस ना हो कि ट्रू भी हो जाए कुछ किसी कंडीशन में, किसी कंडीशन में फॉल्स हो जाए, ऐसा ना हो। या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जब कई जगह न्यूज चैनल में चाहे कहीं भी ऐसे आम भाषा में आपने सुना होगा कि पुलिस इनका स्टेटमेंट लेगी, जज साहब इनका स्टेटमेंट लेंगे। ये नहीं कहा जाता है कि जज साहब इनका सेंटेंस लेंगे, स्टेटमेंट कहा जाता है ना। मतलब वो जो कहेंगे वो सही मान के, ऐसा सपोज किया जाता है कि वो सही बताएंगे या गलत बताएंगे, यही ना करेंगे। कोई गवाही देता है तो क्या करता है, या तो सही बोलता है नहीं तो गलत बोलता है, इसीलिए उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। तो यहाँ भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात हो रही है। जितने भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएंगे उनको हम लोग इस मैथमेटिकल टूल के थ्रू प्रूव करेंगे। प्रूव करने का एक तरीका है। अब पहले इंडक्शन को जान लेते हैं। इंडक्शन क्या है? तो दो मेथड होते हैं मैथमेटिक्स में, हमेशा लर्निंग के दो मेथड अप्लाई होते हैं। एक होता है इंडक्शन और दूसरा होता है डिडक्शन। तो ये इंडक्शन क्या है, डिडक्शन क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर इंडक्शन मेथड भी समझ लेंगे। इंडक्शन क्या है, डिडक्शन क्या है? डिडक्शन क्यों कभी फिजिक्स में आता है डिड्यूस दिस फार्मूला, डिडक्शन ऑफ दिस फार्मूला। तो पहले समझ लीजिए इंडक्शन डिडक्शन है क्या। जब हम किसी जनरलाइज्ड फॉर्म से, यानी कोई जनरल स्टेटमेंट से किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, यानी जनरल स्टेटमेंट का यूज करके किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर केस को प्रूव करते हैं या उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो उसको डिडक्शन कहा जाता है। डिडक्शन जैसे मान लो एक जनरल स्टेटमेंट मैं बोलूं कि इस क्लास में बैठे हुए, या क्लास 11th है ना, तो क्लास 11 के सभी स्टूडेंट ऑनेस्ट हैं। हमने एक जनरल स्टेटमेंट बोल दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट एक और जनरल हम बोल रहे हैं कि अमित क्लास 11th का स्टूडेंट है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने कहा क्लास 11th के सभी स्टूडेंट ऑनेस्ट हैं और अमित क्लास 11th का स्टूडेंट है। तो इससे हम क्या प्रूव कर ले रहे हैं? हमने एक जनरलाइज्ड आपको सेंटेंस बताया, जनरल सेंटेंस, कि क्लास 11th के सभी स्टूडेंट ऑनेस्ट हैं। अमित क्लास 11th में पढ़ता है, इसलिए अमित भी क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। अब अमित का जब मैंने नाम लिया तो अमित क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक केस हुआ ना, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब किसी जनरल फार्मूला का यूज करके किसी स्पेसिफिक फार्मूला को डिराइव करते हैं तो उसको हम डिडक्शन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिडक्शन, यानी सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं इसमें। ठीक, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उन सबको सुबह 4 बजे जगना चाहिए या 4 बजे जगते हैं, और तुम भी एक स्टूडेंट हो, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तुम भी 4 बजे जगते हो। तो ये जनरल बात हमने कही, उससे एक पर्टिकुलर बात को प्रूव किया है, तो ये डिडक्शन मेथड कहलाता है। या किसी जनरल फार्मूला का यूज करके किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, तो ये क्या है? डिडक्शन है, डिडक्शन मेथड। ऐसा आपने बहुत किया होगा, जनरल फार्मूला का यूज करके कोई स्पेसिफिक केस के लिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो या प्रूव करते हो। दूसरा है इंडक्शन। तो इंडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है। इंडक्शन क्या है? इसका उल्टा है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर केसेस लेंगे, कुछ पर्टिकुलर केस के थ्रू हम एक जनरल वैल्यू तक पहुंचेंगे, यानी पर्टिकुलर केस के थ्रू हम जनरलाइज्ड करेंगे किसी फार्मूला को। यानी अगर ये कहा जाए, जैसे मान लीजिए इसी का उल्टा हम कह दें कि अमित क्लास 11th में पढ़ता है
और ये ईमानदार है, ऑनेस्ट है। रवि भी क्लास 11th में पढ़ता है, वो भी ईमानदार है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 3-4 को और नाम बताएंगे, ये क्लास 11th में पढ़ता है, वो भी ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो बाद में हम ये कह सकते हैं कि क्लास 11th में जितने पढ़ते हैं सब ईमानदार हैं, कह सकते हैं ना। यानी जनरल वैल्यू की तरफ बढ़ सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम एक जनरल फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, याद है आपको? तो हमने कहा था कि साइन थीटा की वैल्यू 0 जब होगी तो कहाँ कहाँ होगी? हमने कहा साइन 0 पे हो जाएगी, साइन पाई पर हो जाएगी, साइन 2 पाई पे हो जाएगी। और इसी बेसिस से इन पर्टिकुलर केसेस को ध्यान में रख के हमने एक जनरल फार्मूला बताया था कि अगर ऐसा है तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा। तो देखो हमने पर्टिकुलर से जनरल की तरफ अप्रोच किया था, तो ये मेथड क्या हुआ? इंडक्शन मेथड, ठीक है। जब भी पर्टिकुलर से स्पेसिफिक जनरल की तरफ जाएंगे तो वो क्या है? इंडक्शन है। और इसका उल्टा जब होगा, जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू n पाई हो, तो हम पूछे साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन 5 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओगे 0। तो आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो। जनरल फार्मूला आपके पास है और पर्टिकुलर केस के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये कौन सा मेथड होगा? डिडक्शन। तो मैथमेटिक्स में 2 ही मेथड यूज किए जाते हैं, एक डिडक्शन और एक इंडक्शन। तो डिडक्शन भी आपको पढ़ना है, लेकिन वो आगे के चैप्टर में पढ़ना है। वहाँ पे आप जनरलाइज्ड यानी मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे, शायद चैप्टर 14 है, उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है शायद उसका नाम, जो भी हो देख लीजिए, उसको आगे पढ़ना है। फिलहाल हमें इंडक्शन मेथड पढ़ना है। तो अब इंडक्शन को हम समझेंगे कि इसमें क्या है, इसके थ्रू अब ये पता चल गया आपको कि क्या करेंगे, किसी भी फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे हम, या उसको प्रूव करेंगे, किसी फार्मूला को प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग का सम कीजिए, तो जोड़ने बैठोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा करोगे ना। फिर हम कहें कि 1 से लेकर 20 तक का करिए, तो फिर जोड़ेंगे। लेकिन अगर उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता दें, n + 1/2 होता है ना ये फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इस फार्मूला के थ्रू तो आप कोई भी हम पूछे, अब चाहे 100 पूछे, चाहे 1000 पूछे, चाहे 2000 पूछे, आप तुरंत विदिन 30 सेकंड बता देंगे आंसर, क्योंकि आपके पास एक जनरल फार्मूला है। तो ये फार्मूला को प्रूव करना है हमको कि ये फार्मूला सही है, इस बात को प्रूव करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इंडक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी इंडक्शन मेथड का प्रिंसिपल यूज करेंगे इसमें। तो उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या शॉर्ट में हम लोग PMI कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? PMI। अब इसका प्रूफ कैसे होता है वो चीज समझ लेनी है आपको, कि इस प्रूफ में हम क्या करेंगे, कौन सी ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिससे स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। जैसे हमने लिखा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज nn + 1/2, तो इसको प्रूव करने के लिए या तो हम एक नेचुरल नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर सबको जोड़ें तब ना प्रूव होगा। तो हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करते हैं इस मैथमेटिकल इंडक्शन में, वो आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए चेक करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पहली वैल्यू के लिए चेक करते हैं कि जो हमें प्रूव करना है क्या वो वास्तव में हो रहा है। फिर किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम उसको ट्रू सपोज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वाली वैल्यू के लिए प्रूव करते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से कुछ स्टिक्स लगा रखे हैं, ठीक है, किसी तरह से उसको हमने खड़ा कर रखा है यहाँ पे। अब इसमें से सपोज करो कि एक स्टिक को अगर गिरा देंगे तो क्या होगा? सारी गिर जाएंगे, यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक के सभी स्टिक्स गिर जाएंगे। और ऐसा आप लोग अक्सर एनिमेशन वाला वीडियो वगैरह भी व्हाट्सएप पे देखे होंगे, जिसमें पूरा चलता हुआ यहाँ से वहां तक गिरता चला जाता है। साइकिल स्टैंड में चले जाइए, एक साइकिल को पुश कर दीजिए, सब गिरते चले जाते हैं। तो एक जनरल स्टेटमेंट क्या हुआ कि एक को धक्का देंगे तो सब गिर जाएंगे, जनरल स्टेटमेंट हुआ ना। हमें इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट स्टिक या फर्स्ट नंबर की साइकिल पर चेक करेंगे
कि क्या उसको धक्का देने पर वो गिर रहा है कि नहीं। साइकिल को मैंने धक्का दिया तो पहली साइकिल गिरी कि नहीं, क्योंकि पहली साइकिल अगर नहीं गिरेगी तो कोई नहीं गिरेगी। तो अगर पहली साइकिल पर हमने चेक किया कि पहली साइकिल गिर गई, स्टैंड में हमने धक्का दिया, पहली साइकिल गिर गई, तब अब हम क्या करेंगे, अब जाएंगे और इसमें से किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे मान लीजिए 200 साइकिलें रखी हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उन 200 में कोई भी एक ले लेंगे। जैसे हम चेक कर लेंगे कि 80 नंबर पे जो थी, 80 नंबर पे वो साइकिल गिरी कि नहीं, ठीक है। अब वहां देखेंगे कि 80 नंबर वाली गिरी कि नहीं। अगर वो गिर गई, अगर नहीं गिरी, मान लीजिए हमने सपोज कर लिया कि वो गिर गई 80 नंबर वाली, अब हम क्या चेक करेंगे कि इसके आगे वाला गिरा कि नहीं। अगर ये गिरा तो इसके आगे वाला गिरा कि नहीं। अगर इसके आगे वाला भी गिर गया तो हम कह सकते हैं कि सभी गिरेंगी, क्योंकि पहली गिरी थी, बीच में एक हमने चेक किया वो भी गिरी थी और उसके बाद वाली भी गिरी थी, तो सब गिरे होंगे, शुरू से लास्ट तक सब गिरे होंगे। बस इसी ट्रिक का यूज करके हम लोग हर फार्मूला को डेराइव करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे हमें चेक करना है, अगर मान लो प्रूव करना है कि किसी को दिखाना है, कोई एक्सटर्नल पर्सन आया और मैं कहना चाहता हूं कि क्लास 11th के सभी स्टूडेंट मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट हैं, तो वो उसके चेक करने का एक रैंडम तरीका क्या होगा, वो आएगा, पहले बैठा होगा जो, उससे पूछेगा कुछ, अगर उसने बता दिया तो फिर घूमते हुए जाएगा, रैंडमली किसी से पूछेगा, उसने भी बता दिया तो उसके पीछे वाले से पूछेगा, अगर उसने भी बता दिया तो वो श्योर है कि वो मान लेगा कि ये क्लास ब्रिलियंट है, मान लेगा ना। जैसे देखते हो, अगर एग्जामिनेशन में चेक करने वाले आते हैं तो क्या करते हैं, अक्सर देखे होंगे कि वो पहले बेंच पर किसी कार्नर पे एक को चेक करते हैं, अगर वो सही से लिख रहा है तो फिर बीच में घूमते हुए कहीं रैंडमली किसी एक लड़के के पास रुक जाते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। अगर उसके पास भी कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिला तो उसके पीछे वाले को देखेंगे कहीं वो इसमें से नकल तो नहीं कर रहा। अगर वो भी नहीं कर रहा है ऐसा, तब वो मान लेते हैं कि इसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और चले जाते हैं। तो यही यहाँ भी ट्रिक अप्लाई होने वाला है। हम लोग 3 स्टेप में इसको करेंगे, 3 स्टेप में पूरे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होगा उसको P1 कहेंगे। क्या कहेंगे? P1 मतलब स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए हम किसी फार्मूला को चेक करेंगे कि वो सही हो रहा है। फिर n इज इक्वल टू k के लिए कोई भी एक जनरल वैल्यू ले लेंगे, n इज इक्वल टू k, और उसके लिए उसको ट्रू सपोज कर लेंगे कि हम मान लेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। और फिर उसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर ट्रू दिखा दिया हमने ये शो कर दिया कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा फार्मूला डेराइव हो जाएगा इंडक्शन मेथड से। हम ये मान लेंगे कि हमारा फार्मूला जो है वो सही है। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल यही है। समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। फिर आपको छोड़ेंगे कि आप उसके बेसिस पे कुछ करके आएंगे, और उसके बाद भी जो कठिनाइयाँ होंगी, जो डिफिकल्टीज आएंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज पहले मैथमेटिकल इंडक्शन देखेंगे, उसका डेफिनेशन, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर। ये किसके लिए सिर्फ प्रूव कर सकते हैं? नेचुरल नंबर्स, ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर n सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। या तो ये लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, या फिर सिर्फ ये लिखेंगे सिंपली P1 इज ट्रू। एंड इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यदि ऐसा होता है कि n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें शो करना होगा कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। If the statement is true for n is equal to k, then the statement is also true for n is equal to k plus 1. That is pk is true implies truth of pk plus 1. मतलब अगर pk ट्रू है तो pk plus 1 भी ट्रू होगा। अगर kth नंबर का जो साइकिल है वो गिरा था तो k plus 1 नंबर का भी गिरा होगा। अगर 100वें नंबर की साइकिल गिर गई पहले को पुश करने पे, तो 101वां भी अगर गिर गया तो हम कह सकते हैं कि सब गिर गए। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट स्टेप में हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम n इज इक्वल टू k के लिए सपोज कर लेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है।
और थर्ड स्टेप में हम ये शो करेंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 का। हमें एक स्टेटमेंट मैथमेटिकल गिवन है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है और इसके ट्रूथ को प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो इसके लिए सबसे पहले बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर रहे हैं। हम सपोज करेंगे क्या, लेट Pn बी द स्टेटमेंट। हमने इस स्टेटमेंट को n के लिए है ना, तो Pn सपोज कर लिया। Pn बी द स्टेटमेंट, हमने सपोज किया कि Pn स्टेटमेंट है हमारा। अब स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप 1 में हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसके ट्रुथ को चेक करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1, जैसे साइकिल गिरा रहे थे हम, तो पहले चेक कर रहे थे कि पहली साइकिल धक्का देने पे गिरी कि नहीं। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर इन सब का सम इतना हो रहा है तो सिर्फ एक टर्म को अगर रखेंगे तो क्या ये फार्मूला सही होगा कि नहीं होगा। अगर हो गया सही तो फिर आगे के लिए बात करेंगे। और n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 रखने का मतलब ये n टर्म्स का सम है ना, तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि सिर्फ एक टर्म हमको लेना है। तो एक टर्म क्या है, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है, 1, यही मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही होगी n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो 3 raised to the power 1 minus 1 upon 2 कितना आया, 2 upon 2 1। दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इंप्लाइज P1 इज ट्रू। या तो ये लिखेंगे P1 इज ट्रू या फिर ये लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप में चलेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। जो एल्गोरिदम होगा क्वेश्चन को करने का वो सब में एक ही अप्लाई होगा। जैसे स्टेप हम सपोज कर रहे हैं वैसे ही चलेगा, बस ये स्टेटमेंट अलग अलग होंगे। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हम सपोज करेंगे लेट अस कंसीडर लेट pk इज ट्रू। pk इज ट्रू का मतलब क्या होगा कि अगर n को k से रिप्लेस कर दें तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने सपोज कर लिया है ऐसा। 1 plus 3 plus 3 square and so on plus 3 raised to the power k minus 1 equal to 3 raised to the power k minus 1 upon 2 is true। इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, ट्रू। अब हमें चलना है सेकंड स्टेप। बहुत आसान होता है फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एक क्लास 6 के स्टूडेंट को भी समझा दिया जाए तो वो कर लेगा इन दोनों को। मेन टेक्निक कहाँ है, थर्ड स्टेप में। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 और n इज इक्वल टू k प्लस 1 बी सेल शो। हमें क्या शो करना है, pk प्लस 1 इज ट्रू। हमें ये शो करना है कि pk प्लस 1 ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे टेक्निक है क्या, वो पकड़िएगा। कैसे सब इसमें कर रहे हैं वैसे ही सब में होगा। वी रिप्लेस k by k plus 1 in the last term of step 2। स्टेप 2 के लास्ट टर्म में, स्टेप 2 का जो लास्ट टर्म है वहां जहां भी k लिखा है वहां k प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे क्या मिल रहा है। वी गेट, क्या मिलेगा अगर ऐसा करेंगे तो। देखिए स्टेप 2 का लास्ट टर्म ये है, लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप 2। लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टर्म क्या है, 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। अगर यहाँ k प्लस 1 रख देंगे तो क्या बचेगा, k बचेगा। वी गेट 3 टू द पावर k, यही बचेगा ना। अब इसको दोनों साइड हमें ऐड करना है, हमें टर्म बढ़ाना है ना। ये केथ टर्म तक के लिए था, हमें k प्लस 1 के लिए निकालना है तो एक टर्म बढ़ाना होगा। On adding
3 टू द पावर k इन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों साइड अगर सेम नंबर ऐड किया जाए किसी भी क्वेश्चन के, तो उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 raised to the power k - 1 + 3 to the power k। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया, k + 1 टर्म हो गए। राइट साइड को अब हमें क्या करना है, ये पहले से था, यहां हमको ऐड क्या करना है, 3 raised to the power k। देखो राइट हैंड साइड को हमें क्लियरली दिखाना होगा कि जहां k था यहां वहां k + 1 आ गया तो प्रूव हो जाएगा। अगर इधर हमने एक टर्म बढ़ाया है तो यहाँ पावर कितना हो जाना चाहिए, k + 1। अब इसको सॉल्व करके हमें यहाँ k + 1 ला देना है। सॉल्व करेंगे तो आएगा डेफिनेटली। इसको सॉल्व करो राइट हैंड साइड को, तो मिलेगा एलसीएम होगा 2, 3 पावर k - 1 -2 × 3 का पावर k, यही ना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, प्लस है। अब देखो इन दोनों 3 के पावर जो k हैं उनको एक पास करते हैं, एक पास करके कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 और यहाँ +2, यही बचेगा ना। यहाँ कर देते हैं, ये दिख रहा है जी, इक्वल टू 3 टू द पावर k, कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा +2 और बीच में क्या है, -1 को यहाँ रहने देंगे और 5 अब देखो ये कितना हो गया, 3 हुआ ना, 1 + 2। 3 का 3 टू द पावर k में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 × 3 टू द पावर k कितना होगा, 3 टू द पावर k + 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होगा 3 टू द पावर k × 3 - 1/2, यही होगा ना। 3 का मतलब 3 टू द पावर 1, और जब सेम बेस है दोनों का और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएंगे, -1/2। राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया, 3 टू द पावर k + 1 - 1/2। इसका मतलब कि स्टेटमेंट k + 1 के लिए भी ट्रू है। दिस शोज दैट pk + 1 इज ट्रू। और जब ऐसा हो गया तो जनरल फार्मूला हमारा सही है, हेंस pn इज ट्रू। स्टेटमेंट हमने pn को माना था, इज ट्रू। और यही एल्गोरिथम आपको हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करना है। लास्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड का जो भी होगा वहां हम k को k + 1 से रिप्लेस करके पहले चेक करेंगे क्या आ रहा है, जो भी आएगा उसको दोनों साइड ऐड करेंगे। अगर एडिशन वाला फार्मूला है तो, मल्टीप्लिकेशन वाला है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे देखेंगे।